हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जो कि इस प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आपको मैथ्स के चीजों को इतना आसान करके सिखाया जाता है कि आपके मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे से सीरीज में हम अपनी एक और वीडियो लेके आए हैं, जो कि है हमारा चैप्टर 6, रेखाएं और कोण, यानी लाइन्स एंड एंगल्स। भाई ये चैप्टर ना थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगी बड़ा है, पर थोड़ा सा ये है कि आपको ना फिगर अच्छे से पता होनी चाहिए। इस लेक्चर में या इस चैप्टर में जो भी हम समझेंगे ना, वो हम जब हम फिगर पे काम करेंगे ना, तो हमें बेटर तरीके से समझ आएगा। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको आपको बड़े ही ध्यान से और बड़ी ही शांति से समझना है। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई ना, तो जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी के उठा लेना, आप आरटी के उठा लेना, आप आराम से इजिली सोल्व कर पाओगे। देखिए, जितना अभी मैं समझाऊंगी आपको वो पूरा अच्छे से समझना है। भाई ये चैप्टर ऐसा है कि अगर इसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट और आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी ना, तो वो बड़ा लेंथी चैप्टर बन जाएगा। इसलिए आज मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, कल हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चन से डील करना है ना। क्योंकि जब आपकी मेन ये है कि आपको कितना आता है, ये भी जरूरी है, और दूसरा कि जितना आपको आता है आप एग्जाम में कितना डिलीवर कर पाते हो, है ना। एग्जाम में कितना उसको अच्छे से लिख पाते हो जिससे आपके मार्क्स आए, वो भी इतना ही जरूरी है। तो आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट, और कल हम सीखेंगे कि एग्जाम में उन चीजों को कैसे लिखना है जो हमने सीखा हुआ है। तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आज हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। जो जो इस चैप्टर के लिए हमें जरूरी है, आज हम सब वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मैं आज आपको कुछ भी लिख के फिलहाल नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा मैं आपको जो फिगर बना के उस पे ही समझाऊंगी, और फिर आपको दिखा दूंगी। मैंने पीपीटी अच्छे से बहुत अच्छे से बनाई हुई है, सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो मैंने सब कुछ बना रखा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक प्लेन शीट पे ही बताऊंगी जो भी चीजें हैं, ताकि आप अच्छे से चीजों को ना रिलेट कर पाओ कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम ही है क्या, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण। तो चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इस लाइन में हम सॉरी इस चैप्टर में हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और कोण के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात भाई, रेखा ही क्या होती है, लाइन ही क्या होती है। तो हमने जो अपना लास्ट चैप्टर किया था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसमें हमने रेखा के बारे में पढ़ा था। उन्होंने भी अपनी रेखा की एक डेफिनेशन, लाइन की एक डेफिनेशन दी थी। क्या बोला था उन्होंने कि दो पॉइंट के बीच होती है ना, या बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी होती है, और एक लाइन को हम इनफाइनाइटली कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक, इनफाइनाइटली कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, मतलब भाई वो कहीं तक भी जा सकते हैं, कितनी लंबी हो सकती है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ये होते हैं हमारी लाइन। लेकिन क्या हम हर बार एक लाइन इतनी ही मानेंगे जो पूरी पूरी बड़ी होगी, है ना। आपने क्वेश्चन करने के लिए तो हमें एक पार्ट चाहिए होगा लाइन का। भाई इतनी बड़ी लाइन का हम क्या करेंगे, क्या काम आएगी, हमारे हमारी नोटबुक पे भी नहीं आएगी, है ना। तो हमें चाहिए होगा एक पार्ट, एक खंड, है ना, जिससे को हम बोलेंगे रेखाखंड, या एक सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगी, एक फिक्स बिंदु से एक फिक्स बिंदु तक ही होगी। ठीक है, ये न भाई देखो इसमें ये निशान आ गया, लेकिन इसमें ये बिल्कुल सीधी रेखा होगी, और ये इसके एंड पॉइंट्स होंगे, ये इसके क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे। ना हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं, ना हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं। वही होते हैं हमारे लाइन सेगमेंट, और इसको हमने नाम दे दिया ए। देखिए अगर सिंबल वाइज पता करें तो जो लाइन होती है ना, अगर मैं इसको नाम दे रही हूँ ए बी, तो लाइन हम ऐसे लिखते हैं। मतलब अगर दोनों तरफ तीर बना हुआ है तो ये एक लाइन का सिंबल है। और जब हमने ए बी करके सिर्फ ऐसे लिख दिया, किसी भी तरफ तीर नहीं बनाया, तो ये मेरा रेखाखंड का सिंबल है, मेरा लाइन सेगमेंट का सिंबल है। एक होती है भाई इसी उसमें मेरी रे, यानी किरण, सूरज की पहली किरण, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें भाई मेरा
एक पॉइंट तो फिक्स होता है और एक को मैं कहीं तक भी बढ़ा सकती हूँ। अगर इसको भी मैं नाम देती हूँ ए बी, तो इसको हम लिखते हैं ए बी और एक तरफ सी। ठीक है, देखो हम क्या बोलते हैं, किरण किसको बोलते हैं हम, सूरज की किरण। भाई किरण, रे, है ना, मतलब उसका एक सोर्स तो खत्म है और एक के कहीं तक भी जा सकता है। तो जैसे सूरज है, सूरज के पास एक सोर्स हो गया, और फिर वो जो सनलाइट आती है वो कहीं भी जा सकती है। वो कितनी दूर आती है, अर्थ तक आती है, कितना बड़ा डिस्टेंस कवर करती है ना। और भी अगर हम नीचे चले जाए तो वो और हमारे पीछे पीछे आती रहेगी। तो यही है कि उसका एक सोर्स तो फिक्स है, लेकिन एक में वो कहीं तक भी जा सकते हैं। तो उसी को हम रे बोलते हैं, उसी को हम किरण बोलते हैं, और ये उनके अलग अलग सिंबल होते हैं। लिखने का तरीका यूजुअली हम ये सिंबल कम यूज कर सकते हैं, हम सिर्फ ये लिख सकते हैं लाइन ए बी, है ना। मैथ्स मतलब हम सिंबल करने चाहिए यूज, लेकिन अभी इनके हम कम करते हैं। हम बोल देते सिर्फ लाइन ए बी, या लाइन सेगमेंट, या रेखाखंड ए बी, या फिर रे ए बी। ऐसे आपको ज्यादा लिखा मिलेगा, सिंबल्स आपको कम लिखे मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आई। रेखा क्या होती है, जो दोनों तरफ से कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जो भाई फिक्स होते हैं, जितनी खींचती बस उतनी, ना किसी किसी तरफ भी नहीं बढ़ेगी। फिर होती है एक रे, किरण। वो क्या होती है, एक तरफ तो फिक्स होती है, दूसरी तरफ से हम कितना ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिर इसी तरीके से भाई एक और चीज आती है, ये तो हमने पढ़े अपनी रेखाओं के बारे में, लेकिन सिर्फ रेखाएं थोड़ी थी हमारे चैप्टर में। हमने तो एक और नाम पढ़ा था, क्या था उसका नाम, एंगल्स थे, कोण थे। अब कोणों के बारे में हमने रेखा पढ़ी भाई, सॉरी हमने किरण पढ़ी। एक किरण तो ये हो गई, ये हमने फिक्स कर दी यहाँ पे। और मैं बोलती हूँ एक और यहीं से हमने खींच दी, इस एंड से एक और हमने खींच दी, इस एंड से एक और हमने खींच दी। एक पॉइंट से हम बहुत सारी जो भी रे हैं, लाइन है, खींच सकते हैं ना, ये हमने पढ़ा था। तो इसी उसमें भाई जब मैंने इस पॉइंट से बहुत सारी ये जो रे निकाल दी, बहुत सारी किरण निकाल दी, तो इनके बीच में एक चीज आ गई। क्या आ गई यहाँ पर, इनके बीच में एक चीज आ गई, एक मेजरमेंट आ गया, जिसको हमने एंगल बोल दिया, जिसको हमने कोण बोल दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, कोण। तो आपको याद रखना है, जब दो रे, जो एंगल होता है वो दो जो रे होती हैं उनके बीच में बनता है। एक रे ये हो गई और एक रे ये हो गई, मतलब जब दो किरण एक ही बिंदु से शुरू होती हैं तो उनके बीच में एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है। ठीक है, किरण, देखो यूजुअली जब हम ऐसे भाषा में बात करते हैं ना, तो हम क्या बोल देते हैं, दो रेखाएं, दो लाइंस, है ना। लेकिन यहाँ पे भाई हमने रेखा, लाइन, मतलब लाइन सेगमेंट और किरण के बारे में डिफ्रेंशिएट कर लिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम एंगल की बात करते हैं ना, तो वो दो किरण के बीच में बनता है, दो रे के बीच में बनता है। ठीक है, टू रेज, बिटवीन टू रेज। ठीक है, क्या, बिटवीन टू रेज, दो किरण के बीच में बनता है हमारा एंगल। आप आमतौर की भाषा में आप बोल लेना लाइन, हम इंडियंस हैं, हम ऐसे ही बोल देते हैं चीजों को। ठीक है, लेकिन अगर हम बुकिश लैंग्वेज में जाएं अच्छे से, तो जो कोण होता है ना, वो किसके बीच में बनता है, एंगल किसके बीच में बनता है, बिटवीन टू रेज, दो किरणों के बीच में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होते हैं हमारे एंगल्स। अब भाई एंगल्स के भी हमारे टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे टाइप्स, हमें पता तो चल गया एंगल्स होते हैं, इनके बीच में होते हैं, लेकिन वो कितने डिग्री का है ना। देखो एंगल्स को ना हम हमेशा डिग्री में मापते हैं, सेंटीमीटर मीटर में नहीं मापते। ये हम लेंथ को मेजर करते हैं, लेकिन जब एंगल की बात आती है ना, उसको हम डिग्री में मापते हैं। ठीक है, कितने डिग्री का, 0 का है, 90 का है, 180 का है। देखिए यहाँ से ये ऐसे, जब सबसे पहली बात, जब ये यहाँ से ऐसे घूमेगा नहीं, ये यहाँ से घूमा यहीं पे आ गया, तो ये मान लीजिए ये पूरा एक चक्कर ना 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये एक पूरा रन 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल मतलब पूरा कोण, मतलब एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया, एक चक्कर हमारा पूरा हो गया। ठीक है, किसी भी चीज जो चक्कर बनाती है उसका एक एंगल कितना, मतलब पूरा रेवोल्यूशन, पूरा चक्कर काटने में उसने 360 एंगल यूज किया। इतनी बात समझ में आई। फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, जैसे ये हमारी एक रे हो गई, इसी से हमने एक और रे खींच दी ये। ठीक है, इसी से मैंने एक और रे खींच दी ये, जो कि बिल्कुल सीधी है। इसी से मैंने एक और रे खींच दी है। देखो मैं इसी में ना आपको सारे एंगल्स पढ़ा दूंगी।
देखो, जब ये हमारा एक जो बिल्कुल सीधी आ जाती है ना, जब एक रे ये है और एक रे ये बिल्कुल सीधी है, तो ये सीधी रे कहलाती है हमारी 90 डिग्री। क्या होती है ये? हमारे होता है 90 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। हिंदी में बोलते हैं हम इसको समकोण। हिंदी में हम इसको बोलते हैं समकोण, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है। अब ये एक इधर है भाई, 90 से जो भी छोटा होगा ना, चाहे वो 89 हो, 90 डिग्री से जो भी एंगल छोटा होगा, यानी 0 से 89 तक, उन सारे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी न्यून कोण, मतलब छोटे न्यून कोण। किससे छोटे? समकोण से छोटे। ठीक है, राइट एंगल से छोटे। ये राइट एंगल को एक क्राइटेरिया मानना कि इससे छोटे। ठीक है भाई, जैसे आप आर्मी की भर्तियां होगी, उसमें वो हमारी हाइट नापे जाते हैं, तो ये बता देते हैं कि भाई इतनी हाइट से नीचे वालों को हम नहीं लेंगे, इतनी हाइट से ऊपर वालों को ही लेंगे, तो जिसकी इतनी हाइट है उसको ही लेंगे। तो ये जो 90 एंगल है ना, ये एक क्राइटेरिया बना दिया कि अगर इससे छोटा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। अगर एग्जैक्ट इतना होगा तो उसको समकोण बोलेंगे, और उससे बड़ा होगा तो भाई, जब 90 डिग्री से बड़ा होगा, जैसे ये वाला एंगल 90 से बड़ा होगा, इसके इधर आ गया ना, इसके लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट साइड तक आ गया, यहाँ से शुरू हुआ था पूरे लेफ्ट साइड तक आ गया, तो ये 90 से बड़ा हो गया, इसको हम बोल देंगे ऑब्ट्यूज। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। अधिक कोण किससे अधिक है? 90 से अधिक है, इसलिए अगर वो 91 भी है, क्या है, 91 भी है, तो भी उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, तो भी उसको अधिक कोण बोलेंगे। भाई तो बोलते हैं ना, एक पॉइंट पे ही फर्क पड़ जाता है। हाँ, 90 से 91 भी हो गया तो उसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? ऑब्ट्यूज, है ना। और ये कहाँ तक जाएगा? जब 91 से ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 179 तक। कहाँ तक? 179 तक। और जैसे ही ये 180 हो जाएगा, जैसे ही क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, उसको हम बोल देंगे, मतलब 180 यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन पे, 180 यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, हमारा रेखिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल, यानी मेरा रेखिक कोण हो जाएगा, रेखिक कोण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैं अब इसको थोड़ा सा साफ साफ आपको दिखा देती हूँ, है ना, ताकि आप थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाओ। ये देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा राइट एंगल, जो बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा है, इसके परपेंडिकुलर खड़ा है, इसके लंबवत खड़ा है ना। एक ये मेरी ये हो गई, एक ये हो गई मेरी तरफ, इसके जो बिल्कुल सीधा खड़ा है उसको मैंने बोल दिया राइट एंगल। वो एग्जैक्ट 90 का होता है। किसका होता है? एग्जैक्ट 90 का। उससे पहले मैंने पढ़ा था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? मेरा लेस देन 90 डिग्री होता है। क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, मतलब कितने से? ये होता है मेरा 0 से 89 के बीच में। ठीक है, जिसको हमने एक्यूट एंगल बोल दिया, जिसको मैंने न्यून कोण बोल दिया। ये मेरा राइट एंगल मतलब समकोण। ठीक है, फिर आता है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180, मतलब किसके बीच में होगा? ये होगा भाई 90 नहीं लेंगे, क्योंकि 90 तो राइट एंगल हो गया, तो 91 से 179 तक। ठीक है, इसके बीच में होता है, और इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं अधिक अधिक कोण। ठीक है, फिर मेरा आ जाता है स्ट्रेट एंगल, जो एक पूरी लाइन पे बना होता है, जो एक लाइन शो करती है पूरा, उस वो हो जाता है एग्जैक्ट 80 का। किसका होता है? इक्वल टू 180 डिग्री एग्जैक्ट स्ट्रेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखिक कोण, क्योंकि एक रेखा पे ही है वो पूरा, तो उसको बोल देते हैं हम रेखिक कोण। फिर एक आता है मेरा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हम बोल देते हैं प्रतिवर्ती कोण। भाई मैं हिंदी में देखो साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पीपीटी भी पूरी दिखाऊंगी, आप उससे भी नोट डाउन कर सकते हैं प्रतिवर्ती कोण। पर मैं आपको समझ ज्यादा लेना है, ठीक है, लिखने पे इतना फोकस नहीं करना, लिख तो लेना। ये सब चीजें ना मैं आपको लिखी लिखाई दूंगी, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं आपका समझ लूँ। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 से बड़ा होता है और 360 से कम होता है। मतलब कहाँ से? 181 से 359 तक, है ना, 180, 12359 तक हमारा क्या होता है? हमारा प्रतिवर्ती कोण होता है, हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है, जो 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। और फिर एक आता है हमारा फुल एंगल। जब वो पूरा सर्कल बन जाता है, तो क्या बन जाता है? कोई एक सर्कल की पहचान नहीं, सर्कल थोड़ा सा हिस्सा है,
फिर ये देखो आधा सर्कल बन गया, यहाँ पे कुछ और बन गया, फिर ये पूरा सर्कल बन गया। तो पूरा सर्कल क्या दिखाता है हमारा, फुल एंगल दिखा रहा, कंप्लीट एंगल दिखाता है, जो क्या होता है एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है। और फिर वापस से फिर जीरो से शुरू हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, एंगल्स आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई, हमने रेखाएं पढ़ ली, हमने लाइंस पढ़ ली, हमने एंगल्स पढ़ लिए, हमने कोण पढ़ लिए। ठीक है, अब हमारी आ जाती है, क्या आ जाती है, अब हमें एक दो चीजें और आती हैं। क्या, अभी तो हमने सिंगल सिंगल एंगल पढ़े, लेकिन फिर एक और चीज आई कि भाई अगर दो एंगलों को जोड़ते तो भी कुछ बन जाता है या नहीं। फिर हमने एक बात आई हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भाई स्पेलिंग देख लेना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी इसको हिंदी में बोल देते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, ये क्या बोला है भाई, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप समझ लो 90 डिग्री। ठीक है, हम कहते हैं ना हमें कॉम्प्लीमेंट करो, हमारी तारीफ करो, है ना। तो वही है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना तारीफ करना नहीं है कि हम किसी एंगल की तारीफ करें, नहीं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का नंबर मतलब है 90 डिग्री, मतलब कोई भी दो एंगल, टू एंगल्स जिनका सम क्या हो, जिनका सम इक्वल टू 90 डिग्री हो, उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह देते हैं। कोई भी दो एंगल, अगर वो, अगर उन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री बन रहा है तो वो मेरे बन जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, वो मेरे क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे भाई ये मेरा एक एंगल हो गया 60 डिग्री का, ये मेरा एक एंगल हो गया 30 डिग्री का। जब मैंने 60 और 30 को जोड़ा तो कितना बन गया, मेरा 90 बन गया। तो इसका मतलब 60 और 30 एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कई बार जैसे देखो, कई बार ना ये क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कि एक एंगल 30 है, एक जो एंगल है वो 30 है, दूसरा एंगल हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री नाम समझते ही आपको समझ जाना है कि भाई इन दोनों का जोड़ 60 आ रहा है। इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। क्या बोलेंगे एग्जामिनर, क्या बोलेगा कि भाई एक एंगल आपका 30 है, दूसरा एंगल हम नहीं बताते कौन सा, अपने आप ढूंढो। ठीक है, लेकिन बस मैं इतना बताऊंगा कि इन दोनों को जो ये दोनों ना पूरक कोण है, ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। वो आप ये बता दें कि ये दोनों पूरक कोण है। पूरक कोण समझते ही आपको ये समझ देना है कि इन दोनों का सम क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब हमें पता भाई एक एंगल 30 है, एक कुछ नहीं है, मतलब हमने एक्स मान लिया अपनी तरफ से, और दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आता है। तो हम तो अपनी इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। ये 90 ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 30 माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो मुझे पता चल गया कि दूसरा एंगल क्या है, 60। हम बोलेंगे एग्जामिनर को मत बता भाई, हम तो निकाल लेंगे, हमने तो पढ़ रखा सब कुछ, है ना। तो ऐसे ही करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल गया आपको क्या होता है। अब इसी का एक और भाई बंधु आता है। कौन, क्या भाई बंधु आता है इसका, जिसको हम बोल देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं समपूरक कोण। भाई कई बार जब हम जैसे ना ये सप्लीमेंट्री को वैसे ट्रांसलेशन में चेक करते हैं ना, तो इसका भी पूरक ही आता है, लेकिन इसकी एक्चुअल हिंदी होती है संपूरक कोण, जो हम मैथ्स में यूज करते हैं। अब ये क्या, सप्लीमेंट्री सीख लेते हैं ना हम अपने एग्जाम में। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप यहाँ से मैथ पढ़ते हो तो आपको इतनी सारी सप्लीमेंट्री की जरूरत होगी, क्योंकि आपको पूरा पेपर आता होगा भाई। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री अब यहाँ समझ लो, सप्लीमेंट्री का होता है 180 डिग्री। हम बोलते हैं ना कि भाई हम तो सप्लीमेंट्री सीख लेंगे, मतलब हम पूरे मार्क्स लेंगे। तो यहाँ पे पूरा मार्क्स मतलब एक सीधी लाइन, यानी 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री मतलब दो एंगल का सम, दो एंगल, दो कोण का सम, सम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा, 180 डिग्री होना चाहिए। कोई भी दो एंगल छोटे बड़े कैसे भी, ठीक है। कोई भी दो एंगल अगर उनका सम 180 डिग्री है, तो वो क्या बोले जाएंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे, वो संपूरक एंगल बोले जाएंगे। यानी जैसे एक हो गया मेरा, मैंने मान लिया भाई एक हो गया मेरा 120, तो एक 60। तो जब मैं 120 और 60 को जोड़ती हूँ तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 आ जाएगा तो मैं बोल दूंगी ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ये एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री, या इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो एग्जामिनर रहे टुच्चू सा सवाल देगा, छोटा सा सवाल देगा, पिद्दी से सवाल देगा कि क्या एक एंगल तो आपका 60 डिग्री है, दूसरा एंगल मैं नहीं बताऊंगा, है ना, नहीं बता रहा भाई वो, दूसरा एंगल मैं नहीं बताऊंगा क्या है, लेकिन मुझे ये पता है ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों संपूरक एंगल है। तो हम बोलेंगे भाई हमें तो पता है जो संपूरक एंगल होते हैं उनका जोड़ ही क्या होता है,
उनका जोड़ 180 होता है, तो हम तो अपना दूसरा एंगल निकाल लेंगे। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री निकालना था भाई, 120 आ गया मेरा दूसरा, है ना। तो बस ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। और जब हम आगे और क्वेश्चन करेंगे ना, तो इनका यूज थोड़ा सा और ज्यादा होगा। तो आपको बस पता होना चाहिए इनके बीच में डिफरेंस। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। ठीक है, कि पहले मतलब सप्लीमेंट्री का मतलब 80 डिग्री होता है, या कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री होता है। तो कैसे याद करोगे भाई? ये हो गया मेरा सी, ये देख लेंगे जो सी है ना, सी अगर ऐसे कर देंगे तो 9 बन जाएगा। तो ये मान लीजिए सी एक आधा हिस्सा है 9 का, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। और एस एक, और इसका मतलब होता है, और ये देखो जैसे एस ये है, एस को अगर ऐसे कर देंगे तो 8 बन जाएगा ना, मतलब ये होता है 180। ठीक है, ये भाई अपनी ट्रिक्स होती हैं जुगाड़ू। अगर आपको एकदम से याद ना आए तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखो सी किसका आधा हिस्सा है, ये 9 का है ना, ऐसे 9 बन जाता है ना, 9 ऐसे ही बनता है ना, ऐसे। तो अगर हम इस डंडे को हटा दें तो हमारा सी बन गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री से 90 डिग्री। और जैसे ये एस है, एस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे तो 81, 8 बन गया, मतलब एस मतलब 180। इसी तरीके से जैसे पूरक, और एक है मेरा संपूरक। तो संपूरक आ गया मतलब 180, पूरक पूर आ गया मतलब 90। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ी सी टेक्निक से थोड़ा यूज करोगे तो ये पता है, टेक्निक आपको ज्यादा यूज होती है, आपको रटने की जरूरत नहीं होती है। बस आपने पढ़ते टाइम थोड़ा सा ऐसे कर लिया ना, आपको एग्जाम में तभी याद आ जाती है भाई मैंने तो ये टेक्निक बनाई थी। ठीक है, जितनी बार भी आप ये वाला चैप्टर रिवाइज करो, आपको पता नहीं है सी ये 90 का हिस्सा है, तो उसी में 90 आप ऐसे करके करना है। ठीक है, पूर्ण, पूर्ण मैंने बोला था 90, हाँ संपूर्ण सब 180। बस ऐसे ही आपको ये याद आ जाएंगे आराम से, कुछ इतना वो मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब मैं आपको ये सब दिखा देती हूँ कि मैंने ये सब आपको हिंदी इंग्लिश में सब कुछ लिख रखा है। आप अपने नोट्स यहाँ से बहुत इजीली बना सकते हैं। बस ये देखिए, कुछ ये बेसिक टर्म्स ही हैं। हमारी लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन तो हमें पता है, पिछली बार हमने लिख लिया। लाइन रेखाखंड क्या होती है, एक रेखा जिसमें दो समापन बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं, जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। रे अलाइन विद वन एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट का मतलब यही है कि फिर ये आगे नहीं बढ़ सकते, खत्म हो गया वहां पर। ठीक है, वन एंड पॉइंट एंड अदर एंड ऑफ द लाइन एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, मतलब कहां तक भी बढ़ाई जा सकती है। एक रेखा जिसका एक समापन बिंदु और रेखा का दूसरा सिरा अनंत तक फैला होता है, किरण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, ये नहीं बताया भाई मैंने, कोलिनियर पॉइंट। अच्छा ये और देख लीजिए एक बार, ये क्या बोला है। हाँ, कोलिनियर, कोलिनियर, देखो कोलिनियर, और इसको हिंदी में बोलते तो संरेखीय। तो देखिए लीनियर लाइन आ गई ना, इसमें क्या आ गई, लाइन। मतलब कोई बिंदु जो एक ऐसे एग्जैक्ट लाइन में है ना, मतलब उनके बीच में गैप हो सकता है, जैसे एक यहाँ पे हो गया, 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 मतलब वो सारे बिंदु जो बस एक ही लाइन में है उन्हें कोलिनियर बोल देते हैं। संरेखीय, ये रेखा से याद रख लेना। ठीक है, संरेखीय रेखा की मतलब सारे जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे, वो एक लाइन पे होंगे। सारे बिंदु क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, उन्हें हम संरेखीय बिंदु कह देते हैं। और फिर एक आता है नॉन कोलिनियर या असंरेखीय। ठीक है, असंरेखीय होता है ये। तो इसका उल्टा ही हो गया ना, अपोजिट हो गया। कोलिनियर जो पूरी लाइन पे थे, नॉन कोलिनियर जो एक लाइन पे नहीं होते, कहीं पे भी फैले होते हैं। ठीक है, जिनमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता। संरेख मतलब जो कहीं पे भी फैले होते हैं, कहीं पे भी कहीं पे भी कहीं पे भी, जो कहीं से कहीं कुछ नहीं होते। ठीक है, बदतमीज बच्चे हो जाते हैं जैसे, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, हम जैसे कहीं पे भी भाग रहे हैं। और ये होते हैं हमारे डिसिप्लिन बच्चे, मतलब एक ही लाइन में सारे समय। ठीक है, बस एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सारे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये सब करवा रहा हूँ आपको। संरेखीय बिंदु, गैर संरेखीय या असंरेखीय भी बोल सकते हैं, जब तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर झूठ, झूठ नहीं बोलती, देखो देखो ट्रांसलेशन देखो, व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाइन ऑन द सेम प्लेन, जब तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर नहीं होते, नहीं होते, तो वे गैर संरेखीय होते हैं। ठीक है, व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाई, देखो इन्होंने लाई का बना दो झूठ। चलो ठीक है, व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम, तो देखो यहाँ पे जब तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, यहाँ पे समझ गए कि लाई का मतलब स्थित है, यहाँ पे नहीं समझ पाए। कई बार ट्रांसलेटर भी ना अच्छे काम नहीं करता, तो उन्हें कोलिनियर कहा जाता है, उन्हें संरेखीय कहा जाता है।
कंप्यूटर भी थोड़ा आलकसी हो गया मुझे ऐसा लगता है हमें देख देख कर। चलिए नेक्स्ट। Angle. An angle is formed by two rays meeting at a common point, and the rays forming the angles are called arms of angle. इतना भारी बिल्कुल कोई भी नहीं, आपको बस समझना है कि एक ये हमारी रे हो गई और इसी से निकलती हुई एक और रे हो गई, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये जो ये बनी ना, इन्हीं को हम आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। ठीक है, कोण की भुजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण की भुजाएं बोलते हैं। फिर आ गया हमारा एक्यूट एंगल, न्यून कोण, जो कोण 9 से 90 के बीच। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। आगे अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री भी पढ़ लिया। आपको समझ आ गया कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। जब दो कोणों का योग 90 के बराबर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, और जब तो एंगल्स का जोड़ क्या होता है 180 होता है तो वो संपूरक कोण बनाते हैं। दुनिया के किसी भी एंगल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फिर एक आता है भाई हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को हिंदी में बोल देते हैं आसन कोण। एंड थोड़ा सा आपको लगेगा ये क्या है आसन कोण, तो देखिए एडजेसेंट कोण, आसन कोण, या आप इन्हें मान लीजिए, अगर हम देसी भाषा में बोले तो अपने पड़ोसी कोण है ना, पड़ोसी कोण, नेबरिंग एंगल्स। मतलब क्या है मैम, हम नहीं समझ पा रहे भाई। पड़ोसी, आपका पड़ोसी कैसे रहता है, ये आपका घर, आप पड़ोसी किसे बोलोगे कि भाई ये आपका घर है, और बिल्कुल मेरे साथ में लगता हुआ जो घर है ना, मैं बोलूंगी भाई ये मेरे पड़ोसी है ना, ये मेरा घर है। और फिर जो बिल्कुल मेरे साथ में लगता हुआ है उसको मैं बोलूंगी ये मेरा पड़ोसी है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पड़ोसी है। इसी तरीके से ये एक एंगल है। ठीक है, और जो बिल्कुल इसके साथ में लगता हुआ है, मतलब दीवार से दीवार टच हो रही है, तो हम बोलेंगे आम से आम टच हो रही है एंगल की, वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा पड़ोसी एंगल हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, दोनों की दीवारें टच हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो मेरे पड़ोसी की दीवार टच हो रही है मेरे घर से, तो इसी तरीके से यहाँ पे इस एंगल की जो आर्म है वो टच हो रही है दूसरे एंगल के आर्म से, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एडजेसेंट एंगल हो गया, ये मेरे आसन कोण हो गए, ये मेरे पड़ोसी कोण हो गए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आप बोलो कि मैम हम तो पड़ोसी उसको भी बोलते हैं, जैसे ये हो गया, और जो थोड़ा दूर है उसको पड़ोसी ही बोल देते हैं, लेकिन एंगल में वो पड़ोसी नहीं माना जाता। एंगल में सिर्फ वही पड़ोसी माना जाएगा जिसकी दीवार टच होगी आपके घर से। ठीक है, एंगल में वही पड़ोसी माना जाएगा जिसकी दीवार टच होगी आपके घर से। तो इसी तरीके से वही एंगल हमारा आसन कोण एडजेसेंट कोण होगा जिसकी दीवारें टच होंगी, जिसके ये जो आर्म्स है वो टच होंगे। अच्छा, क्या ये आर्म सिर्फ बीच वाले ही टच होगी, साइड वाले नहीं हो सकती? जैसे जैसे भाई मैंने मान लिया ये एक एंगल आ गया और एक एंगल ये आ गया, तो एक एंगल तो मेरा, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझाने के लिए। हाँ, तो देखिए एक एंगल तो मेरा हो गया ये वाला। ठीक है, और एक एंगल ये मेरा हो गया ये वाला पूरा। तो क्या ये भी आसन कोण होंगे, ये भी एडजेसेंट कोण होंगे? तो नहीं भाई, हम क्या कहते हैं, एक दीवार टच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक दीवार टच होनी चाहिए। ये ऐसे है, अब इसने तो क्या कर दिया, ऐसे आ गया, ये तो मेरे घर का ये कमरा हो गया ना भाई, मेरे घर के अंदर है तो मेरे घर का कमरा ही होगा, पड़ोसी कहाँ रहा। इसी तरीके से ये पूरा एक एंगल है, उसके अंदर ही एक एंगल बना दिया, तो ये तो इस एंगल का हिस्सा ही हो गया ना। इसी तरीके से ये मेरे घर का एक हिस्सा हो गया, तो पड़ोसी कहाँ रहा? पड़ोसी जब भी होगा जब वो मेरे घर से बाहर निकलेगा। पड़ोसी कब होगा? जब वो मेरे घर से बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये एंगल मेरा पड़ोसी जब होगा जब ये मेरे एंगल से बाहर निकल जाएगा, है ना। अब ये मेरा पड़ोसी है, लेकिन जब मेरे घर में ही आ गया तो पड़ोसी कैसे रहा भाई, वो तो मेरे घर का हिस्सा हो गया ना। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि एडजेसेंट एंगल में आसन कोण में एक भुजा तो कॉमन होनी चाहिए इन दोनों एंगल्स की। जैसे यहाँ पे एक दो, भाई एंगल में दो भुजाएं होती हैं तो एक भुजा हमारी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। एक साइड तो हमारी कॉमन होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, दूसरी, और जो दो एक और भुजा बन गई ना वो नॉन कॉमन होनी चाहिए। और
जो कॉमन है उसके इर्द गिर्द होनी चाहिए, उसके साइड बाय साइड होनी चाहिए, दोनों एक ही साइड नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं समझ आया भाई? देखो यहाँ पे देखो, मैं बोलती हूँ ये मेरे क्या है, ये मेरे एडजेसेंट कोण है, ये मेरे आसन कोण है। तो इसमें एक एंगल तो हो गया मेरा ये वाला, ठीक है, एक एंगल हो गया मेरा ये वाला, इतना। तो इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की एक भुजा तो ये है और एक भुजा ये है। इसी तरीके से इस वाले एंगल की एक भुजा तो ये है और एक भुजा ये है, ठीक है। तो देखो एक ये वाली तो कॉमन है, वही हम बोल रहे हैं कि भाई जो एक भुजा है वो कॉमन होनी चाहिए, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। तो भाई ठीक है, एक आर्म कॉमन हो गई। दूसरा, जो दो नॉन कॉमन है, जो दो नॉन कॉमन है, इसकी भी ये वाली और इसकी ये वाली, यही तो नॉन कॉमन हुई, ठीक है। वो क्या होनी चाहिए, इस कॉमन के अगल बगल होनी चाहिए, इस कॉमन के क्या होनी चाहिए, अगल बगल होनी चाहिए, एक ही साइड नहीं होनी चाहिए, अगल बगल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं हो सकता जैसे ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल, मतलब कॉमन तो ये वाली हो गई और एक की नॉन कॉमन, एक की नॉन कॉमन, गैर समान ही ये वाली। तो एक ही साइड में नहीं होनी चाहिए, दूसरी दूसरी साइड में होनी चाहिए, अपोजिट साइड में होनी चाहिए, अलग अलग साइड में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको साइड मेरी जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड होनी चाहिए किसके, कॉमन साइड के। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है, जो आपको एग्जैक्ट क्लियर कर देगी। मतलब देखो, जैसे कॉमन दीवार ये हो गई, इस घर की भी और इस कमरे की भी कॉमन दीवार ये हो गई, और जो नॉन कॉमन है वो एक ही साइड, तो एक साइड नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए ऐसे। जी, जैसे एक अलग ये है, एक अलग ये है, कॉमन ये वाली है। इतनी बात समझ में आ गई? तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल, हमारे आसन कोण। और फिर इसी में हमारी एक और चीज आती है, आते हैं हमारे रेखिक कोण, हमारे लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या बोला है भाई, रेखिक कोण युग्म या जोड़े, ये सब बोल देते हैं इसको हिंदी में। ये जो होता है कि भाई, इसका मतलब ये है, दो ऐसे दो ऐसे एंगल जो पूरा क्या बनाए, एक लाइन पे हो, जो एक सीधी लाइन पे, जो दो तीन चार पांच कितने ही एंगल हो सकते हैं, जो एक पूरी सीधी लाइन पे हमारे क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, उनको हम रेखिक पेयर ऑफ, सॉरी, रेखिक कोण युग्म बोलते हैं, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। नहीं समझ आया? नहीं मैम, नहीं समझ आया। देखो, ये मेरी एक, मैंने सीधी लाइन खींच दी, इस पे मैंने एक ये हमारी क्या बन गई, एक ये मेरी रे हो गई, एक ये मेरी किरण हो गई। तो इसके इधर भी और इसके इधर भी ये जो दो एंगल बन रहे हैं ना, इन्हीं को हम रेखिक कोण जो बोलते हैं, इन्हीं को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। वो एक ही लाइन पे होने चाहिए, उनकी ये जो बेस है ना ये कॉमन होना चाहिए। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो क्या ये रेखिक कोण युग्म होंगे? नहीं, ये नहीं होंगे, क्योंकि उनका बेस एक नहीं है। उनका ये जो ये वाली चीज है ना, ये अलग अलग है, तो इनकी एक कॉमन होनी चाहिए। ये जो बेस है हमारा, ये क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर आप सिर्फ ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी, मतलब आप कितनी ही रेखाएं खींच सकते हो, लेकिन ये जितने होंगे ना, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, ये सारे मिलके 180 बनाएंगे। इसका मतलब हमने पढ़ा था कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है, वो पूरा किसका, कितने का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। अब भाई आप इसको कितने ही टुकड़ों में तोड़ दो, है ना, कितने ही टुकड़ों में तोड़ दो, जुड़ के तो फिर भी 180 ही बनेंगे ना। तो बस मतलब यही है कि ये जितने भी सारे एंगल होंगे ना, वो 180 बनाएंगे, और वही के हमारे क्या हो जाते हैं, वही हमारे रेखिक कोण युग्म हो जाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाते हैं। तो भाई हमने तो एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण पढ़ा था। संपूरक कोण भी तो जोड़ के 180 ही आ रहे थे, है ना। संपूरक कोण भी तो जोड़ के कितने आ रहे थे, 180 आ रहे थे। लेकिन वहां पे मैंने बात की थी, कहीं भी कहीं भी कहीं भी दो एंगल, कहीं भी दो एंगल अगर 180 का जोड़ दे रहे हैं तो वो होंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, वो एक ही लाइन पे होंगे। वहां पे जब लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर, लाइन पर। यहाँ पे ये अलग अलग है, जैसे ये मान लो ये मैं 60 हो गया, ये 120 हो गया, तो ये भी तो मेरे 180 दे रहे हैं ना जोड़ के, लेकिन ये अलग अलग है, इसलिए ये सिर्फ संपूरक कोण है। और ये एक ही लाइन पे है, 180 दे रहे हैं, तो ये मेरे
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर है, रेखिक कोण है, तो क्या ये संपूर्ण कोण नहीं है? हाँ भाई, ये संपूर्ण कोण भी है। संपूर्ण कोण की सीधी सी डेफिनेशन है कि भाई 180 आना चाहिए, अलग है इकट्ठे हैं कैसे ही भी है, जोड़ 180 आना चाहिए। तो जिनका जोड़ 180 आ गया वो हमारे संपूरक बन गए, सप्लीमेंट्री बन गए। और जो एक ही लाइन पे भी है और 180 जोड़ भी दे रहे हैं तो वो मेरे रेखिक कोण हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लीनियर पेयर हैं, जितने भी लीनियर पेयर हैं वो सब, सॉरी, वो सब क्या है? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हैं। लेकिन सभी सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर नहीं है। ये बात आपको थोड़ी सी गहरी समझाने की मैंने कोशिश किया है। आपको समझ आई है तो एक थम्स अप दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब ये भाई इसकी डेफिनेशन सीधी सी, एक सामान्य शीर्ष के साथ दो कोण, एक सामान्य भुजा और आम टू एंगल्स विद अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स मतलब जिनका एक ही ये होता है वर्टेक्स, ये होता है कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। वो कॉमन आर्म, कॉमन आर्म मैंने बताया था कि ये वाले कॉमन आर्म है मेरी, ठीक है, इसको हम सामान्य भुजा बोलते हैं। देयर नोन कॉमन आर्म फ्रॉम डिफरेंट साइड, मतलब डिफरेंट साइड, इसके इधर और इधर। तो ये हमारे कैसे हो जाते हैं? एडजेसेंट एंगल, आसन कोण, यानी पड़ोसी। आप इसको पड़ोसी याद रखना, पड़ोसी कोण, ठीक है। आपको अच्छे समझ आइए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसको जोड़े याद रखना ना, जोड़ा। और जोड़ा क्या बनाता है? 180 बनाता है। और जोड़ा तो एक ही घर में रहता है ना, जैसे कपल्स हो गए वो एक ही घर में रहते हैं, तो ये जोड़े एक ही लाइन पे रहेंगे। ये जोड़े किस पे रहेंगे? एक ही लाइन पे रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करके पढ़ सकते हो, जो आपको इजी लगे उस तरीके से पढ़ो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई भाई? इनका ना यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। फिर एक आती है भाई हमारी वर्टिकल अपोजिट एंगल और सब कोण। देखो, सबसे पहले तो इसको नहीं, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारा प्रतिच्छेदित, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग यानी गैर प्रतिच्छेदित लाइनें। अब भाई ये क्या समस्या? ये देखिए, दो लाइनें जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उन्हें हम प्रतिच्छेदित लाइन यानी इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो कहीं से काटे, बीच से काटे, आंखें से काटे, लेकिन एक पॉइंट पे वो जरूर एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे। उसी के अपोजिट हो जाते हैं हमारे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन यानी गैर प्रतिच्छेदित लाइन, या हम इनको पैरेलल लाइन्स भी बोलते हैं। पैरेलल लाइन्स मतलब वही देखिए, अगर मैं एक ऐसे खींच देती हूँ, एक लाइन मैंने ये खींच दी, ठीक है, थोड़ी सी जो टेढ़ी जा रही है। इस तरीके से मैंने एक और लाइन ऐसे खींच दी जो थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है। देखिए, फिलहाल तो ये एक दूसरे से दूर है, कहीं नहीं काट रही, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ जो इनकी दूरी है वो ज्यादा थी, यहाँ पे दूरी कम हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं इनको और आगे बढ़ाऊंगी सीधी रेखा में, तो भी इनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो गई। कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जो ये एक दूसरे को कट कर देंगे, दूसरे को क्रॉस कर देंगे। इसीलिए तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो होंगी जिनके बीच की जिनके बीच की दूरी हमेशा ही कैसी रहे? हमेशा ही समान रहे, कहीं पे भी, मतलब ये डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट पे हम डिस्टेंस देख ले वो हमारा कैसा रहे? सेम रहे। उन्हीं को हम पैरेलल लाइंस बोल देते हैं। ये सिंबल होता है पैरेलल लाइंस दिखाने का, ठीक है। पैरेलल लाइंस हम ऐसे बोल सकते हैं, यानी समानांतर रेखा। ये हमने लास्ट क्लास में भी अपना किया था, समानांतर रेखाओं की परिभाषा, ठीक है। इसी के चलते कुछ हमारे एंगल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण। इनका एक नाम और होता है ऊर्ध्वाधर करके, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। भिमुख कोण अगर हम देखते हैं तो भाई देखिए, ये हमारी दो लाइनें हैं, इन लाइनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो कोई एंगल यहाँ पे बना, कोई एंगल यहाँ पे बना, इसी तरीके से एक एंगल यहाँ पे बना, एक एंगल यहाँ पे बना। तो वर्टिकल अपोजिट यानी ये वाला एंगल, देख मैं नाम रख देती हूँ 1 2 3 4, यानी एंगल 1 इक्वल होगा किसके? एंगल 3 के। और एंगल 2, ये हमारा 2 है, ये इक्वल होगा एंगल 4 के। इन्हीं को हम बोल देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण भाई हिंदी वाले ऐसे याद कर लेना कि जिसके सिर भिड़े हुए हैं, जिनके सिर आपस में टकराए हुए हैं, वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट यानी, और इंग्लिश वाले जो एक दूसरे के अपोजिट हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो इनको। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक हमारा एक्सोम है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक्सोम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होते हैं एक्सोम? जो हमारे प्रूव होते हैं, मतलब हमारे एक फैक्ट होते हैं, एक तरह से एक पूरी बात होती है कि भाई हाँ बस ये सच है,
आपको मान लेना है ये। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें कोई बात नहीं बताते हैं कि जैसे देखो बहुत सारे बच्चों को बोला होगा कि बेड पे बैठ के ना पैर मत हिलाओ, है ना, खाट पे बैठ के पैर मत हिलाओ, चेयर पे बैठ के पैर मत हिलाओ। हम पूछते हैं क्यों, कहते क्यों, क्या नहीं हिलाने चाहिए, बस कह दिया ना नहीं हिलाने चाहिए, सो जाते हैं, है ना। तो वही बात है कि इन्होंने कह दिया ना कि ये है तो आपको मानना है कि हाँ ये है, सवाल जवाब नहीं करना गलत से, ये है बस। ठीक है, तो एग्जाम ऐसे ही होते हैं हमारे फैक्ट, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा कि ये सिद्ध होते खुद ब खुद, ये जो बात कह दी मतलब सच है। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180। क्या बात कर रहे हैं, अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है, ठीक है, उस पे एक रे स्टैंड कर रही है मतलब खड़ी है, कहीं पे भी खड़ी हो सकती है। तो जो ये दो एडजेसेंट एंगल बने ना, एक एंगल ये और एक एंगल ये, एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल, है ना, पड़ोसी कोण, जो ये पड़ोसी कोण बने ये हमारे क्या होंगे, इक्वल टू 180 होंगे, इनका सम, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा सम कितना आएगा 180। ये बात बोली गई है, ये एक हमारा एग्जोम है, क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए ये एक हमारा एग्जोम है, संसिद्ध है या अभिगृहित है, क्या कोनों की रेखिक जोड़ी के लिए, कि जब भी एक लाइन होगी उस पे एक रेखा बनी होगी तो जो वो एंगल बनाएगी वो कैसे होंगे, उनका सम कितना आएगा 180 आएगा। बस यही बात है, ठीक है, इतनी छोटी सी बात है। भाई जब हम क्वेश्चन करेंगे ना ये बातें बहुत याद आएंगी, तो आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन का यूज करते टाइम इन बातों को हम यूज करेंगे। सेकेंड है अभिगृत, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 द नोन कॉमन हाफ ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। क्या बोला है, क्या बोला है, देखो सबसे पहली बात, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, यदि दो आसन कोणों का योग 180 है, दो आसन कोण, आसन कोण कौन से होते हैं, आसन कोण पड़ोसी कोण, है ना, पड़ोसी कोण, ये एक एक ये कोण बन गया हमारा, ठीक है। अब उसकी एक भाई दूसरा बनाने के लिए ये हमारी कॉमन होगी, है ना, ये कॉमन होएगी ना, और ये कॉमन हो गई, और ये इससे एक और हमारी ये लाइन बन जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ये एक एक एंगल ये था, अब दूसरा एंगल ये बना दिया, ये इनकी हो गई कॉमन आर्म, समान भुजा हो गई ये, ठीक है, जो दोनों में ही सामान्य है वो भुजा हो गई। अब एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 मिलके 180 बना रहे हैं तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये बात समझ में आई भाई, एक सीधी रेखा है, वही तो हमारा 180 का कोण बनाती है ना, जो एक सीधी रेखा वही तो 180 का कोण बनाते हैं। और उन्होंने यही बोला है कि भाई अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं, दो पड़ोसी कौन है, तो वो क्या करेंगे, वो 180 का ही, वो 180 का कोण बना रहे हैं, इसका मतलब कि वो एक सीधी रेखा पर स्थित है। बस ये वाली बात हमें यही बोल रही है। ये वही है जो हमने पीछे पीछे वाला पढ़ा था, उसमें क्या था कि अगर एक रेखा पर दो एडजेसेंट कोण बन रहे हैं और वो 180 के हैं उनका योग, तो वो क्या है, वो एडजेसेंट कोण है, इसमें ये वाली बात थी, ठीक है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बनने वाले दो आसन कोणों का योग 180 होगा। यही बात थी कि एक रेखा है उस पे एक क्या बनी है, एक सीधी रेखा है उस पे एक हमने एंगल की लाइन डाल दी और वो जो एंगल बने उनका सम 180 होगा। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि भाई दो एडजेसेंट एंगल है, दो आसन कोण है, अगर उनका सम 180 है तो ये लाइन एक सीधी रेखा है। बस उसका ही उल्टा बोल दिया अब उन्होंने, ठीक है। जैसे मेरा नाम पूजा है, पूजा मेरा नाम है, बस वही वाली बात है, ठीक है ना। तो इन चीजों का हम यूज जब करेंगे जब हम अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी तरीके से हमें एक यहाँ पे थ्योरम दी गई है। थ्योरम क्या है, एक प्रमेय दिया गया है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सॉरी, यदि दो संख्याएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण बराबर होंगे। ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण मतलब शीर्षाभिमुख कोण, यही बात हुई थी ना, ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण इसी को बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। उस टाइम मुझे ये नाम ना याद नहीं आया था, शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में ये एक ही होते हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो हम तो भाई हमने क्या देखा था कि ये एक बात होती है, इसको हम ये जांच सकते हैं कि ठीक है या मतलब हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ इसको प्रूफ ही करके दिखाना है, तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं।
देखिए क्या बोला गया है, इफ टू लाइंस, भाई इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइन, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये हो गया एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। इस एंगल का नाम 1, इसका 2, इसको 3 और इसका 4। हमें क्या दिखाना है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई सबसे पहले तो आपको क्या, देखो कैसे लिखते हैं कि भाई हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है, दिया गया, ठीक है। हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो, दिया गया, क्या दिया गया है कि भाई दो रेखाएं हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बोला गया है, ठीक है। दो लाइन ही। अब भाई देखो, आपको लाइन लाइन सुनते ही ना ये याद आना चाहिए कि लाइन पूरा एक एंगल कितने का बनाती है, 180 का। रेखिक, रेखिक कोण याद करो, लीनियर एंगल्स याद करो, कितने का बनाती है, 180 का बनाती है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या 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 करना है भाई, प्रूफ टू बी प्रूफ क्या करना है, क्या करना है कि जो वर्टिकल अपोजिट्स एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं, प्रमाण देते हैं। हमने मान लिया, देखो हमें पता है जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है, देखिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये हमारी एक सीधी सी लाइन है। मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। कहाँ गया भाई मेरा पेन, देखिए हाँ, ये है भाई एक मेरी लाइन, इस पे मैंने दिख रहा है दो एंगल बने हुए हैं, और दोनों एंगल कैसे एडजसेंट है ना, दोनों के कॉमन आर्म है ये और ये मान लो ये नीचे वाला ढक लो कि नीचे वाला कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर वाला है, ठीक है। सिर्फ इतना मानो कि ये लाइन है और ये है, तो सिर्फ ये एंगल है एक और ये एंगल है दो। ये बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है, कहीं आप 90 समझ लो, ठीक है। तो एक एंगल एक है, एक एंगल दो है। भाई एक ही रेखा पे बने हुए हैं, एडजसेंट है, तो हमने बोला था ना कि इनका सम कितना होता है, इनका सम 180 होता है, ये हमने माना था, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब भाई इसको देखो, ये वाली लाइन को, ये वाली देखो, कौन सी वाली, ये वाली, इस पे ये बना हुआ है। तो इधर तो है एंगल 2 और इधर है एंगल 3, ये भी तो एक लाइन ही बनी ना, एक लाइन बनी, एक स्ट्रेट लाइन है। इन्होंने खुद ही बोला है लाइन सही है बिल्कुल, ठीक है। तो लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे दो एंगल बने हुए हैं, दोनों एंगल एडजेसेंट है। इसका मतलब हम क्या कर लिख सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 भी, वो भी प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब भाई इन दोनों को जोड़कर भी 180 आ रहा है, इन दोनों को जोड़कर भी 180 आ रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम एंगल 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, हमें ये मिल गया। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये एंगल 1 है, ये यहाँ पे है प्लस का एंगल 2, उधर भी प्लस का है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। एंगल 2 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, ये आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल 1 और 3। इतनी बात आई समझ में आप लोगों को, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा। नहीं तो करना था भाई, आप ये भी प्रूव कर सकते हो, 2 और 4 को कर सकते हो। 2 और 4 को करने के लिए आपको क्या चाहिए बताओ। आपके देखो, आपने ये वाली लाइन ली थी और ये वाली लाइन की दी थी, 2 और 4 को आप ये वाली लाइन ले लो, ये वाली लाइन ले लो। जैसे आप ले लो भाई कि एक एंगल है, एक सेम एंगल है, ये वाली लाइन, इस एंगल पे लाइन है 1 और 2, 180, ठीक है। आप फिर ले सकते हो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस पे दो एडजेसेंट एंगल बने हुए हैं 1 और 4, ठीक है। अब आप बोल दोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी किसके इक्वल है, 180, 180 के। तो इसको और आप इसको उठाओगे तो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ छोटा छोटा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, और ये हो गया मेरा प्रूव। और यही तो मुझे प्रूव करना था, हो गया ना, थी ना बिल्कुल मजेदार सी क्लास, इजी सी चीजें थी, बिल्कुल समझ में आई। तो बस भाई यही था आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का टॉपिक्स। कल हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।